हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाया था और उसका जो बचा हुआ पार्ट है आज हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है तो यह हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 तक इसका प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो स्वतंत्रता का अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 19। ठीक है, आर्टिकल 19। अब अनुच्छेद 19 में किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अभिव्यक्ति का अर्थ क्या हो जाता है? तो अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि आपके मन में यदि कोई विचार आ रहा है तो आप उसे बता सके, आप उसको अभिव्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके। इसे कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अलावा और अन्य स्वतंत्रताएं इसमें शामिल की गई है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 19 है इसमें कुछ स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। जैसे हम देखेंगे इसमें अनुच्छेद 19 का खंड 1, तो अनुच्छेद 19 का खंड 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं होती हैं। तो इसमें देखिए पहला, तो जो अनुच्छेद 19 होता है इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 का खंड 1 है और इसके बाद में अनुच्छेद 19 का खंड 1 से 19 का खंड 6 तक इसमें प्रावधान किया गया है। मतलब इसके कितने खंड हैं? इसके 6 खंड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर जो अनुच्छेद 19 का खंड 1 है इसके उपखंडों में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। पहले इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती थी, तो एक कहाँ गई फिर? तो एक इसमें जो संपत्ति का मूल अधिकार था, यह जो संपत्ति का अधिकार था उसे यहाँ से हटाकर अनुच्छेद 300 के खंड ए में उसे शामिल किया गया है और उसे विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में जो अनुच्छेद 19 का खंड 2 है, ठीक है, तो अनुच्छेद 19 खंड 2 से 19 खंड 6 तक इन पर लगने वाले जो युक्तियुक्त निर्बंधन होते हैं या प्रतिबंध होते हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। आ रहा समझ में? अब युक्तियुक्त का मतलब क्या हो जाता है? तो युक्तियुक्त का मतलब होता है यहाँ पर जो उचित होता है। ठीक है, तो जो भी उचित प्रतिबंध होता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो याद रखें आप कि जो संविधान का अनुच्छेद 19 है, पहले तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। किसमें किसमें? अनुच्छेद 19 का खंड 1 और इसके बाद फिर इसके अंदर 6 स्वतंत्रताएं हैं। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 19 का खंड 2, इसमें फिर हम पढ़ेंगे 6। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 का खंड 1। ठीक है, अब अनुच्छेद 19 का खंड 1 में हम देखते हैं कि फिर क आ रहा समझ में? अनुच्छेद 19 का खंड 1 और उसका उपखंड क, इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो इसको आप क भी याद रख सकते हैं या इसको आप ए भी याद रख सकते हैं, तो जो आपको उचित लगे। ठीक है, जो क होगा इसी को हम ए याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड ए या क, इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर भाषण का मतलब भी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भाषण का मतलब भी हो जाता है कि वाक। तो वाक मतलब क्या हो जाएगा? बोलना। तो आपको बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1 का उपखंड क के तहत। इसके बाद फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आपको दी गई है। तो अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो जाता है? तो यदि आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं। तो इसका वर्णन भी इस अनुच्छेद में किया गया फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर इसी अनुच्छेद में हम देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी इसी में किया गया है। इसके बाद फिर इसी अनुच्छेद में सूचना के अधिकार का वर्णन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है कि सूचना के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस में किया गया है। तो ये अनुच्छेद 19 के खंड क में ही किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए अगला आ जाता है कि ये जो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन
और सूचना के अधिकार का वर्णन जो किया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन दिया गया है, ये एक मामला आया था इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ मामला 1985 में आता है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड क के तहत, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड ख। इसी ख को हम क्या कह सकते हैं? तो इसी खंड को हम बी भी कह सकते हैं। आ रहा समझ में? अब इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार आपको दिया गया है। बिना हथियारों के और शांतिपूर्ण अगर आप कोई सम्मेलन का आयोजन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये ऐसा प्रावधान क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे भारत में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय हमारे भारतीय लोगों ने एक शांतिपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उसे अवैध करार देते हुए जनरल डायर ने गोली चला दी थी, आ रहा समझ में, और गोली चलाने का आदेश दे दिया, फायरिंग का आदेश दे दिया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तो ऐसा हमारे भारत में भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए संविधान निर्माताओं ने सब लिखित में देकर गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, आ रहा समझ में। तो शांतिपूर्ण रूप से बिना हथियारों के अगर आप कोई सम्मेलन का आयोजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी अनुच्छेद के तहत हम देखते हैं कि हमारे भारत में विभिन्न समुदायों के सम्मेलन होते हैं, विभिन्न संगठनों के सम्मेलन होते हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन होता है। ये इसी अनुच्छेद के तहत सम्मेलन का आयोजन कर पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, तो ये इसी अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए ये सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसके बाद फिर देखिए अगला आ जाता है, इसमें ध्यान रखना है आपको। तो जो अगला अनुच्छेद आता है, देखिए अनुच्छेद 19 का खंड 1 का, अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड ग मतलब सी, इसको हम क्या मान सकते हैं? इसको हम मान सकते हैं सी। आ रहा समझ में? अब सी का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है? तो यदि आप अपना कुछ संघ बनाना चाहते हैं तो आप संघ बना सकते हैं, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर इसी में सहकारी समिति की बनाने का भी अधिकार आपको दिया गया है। अब ये सहकारी समिति बनाने का अधिकार कब प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सहकारी समिति गठन करना चाहता है तो कर सकता है, आ रहा समझ में। आप यदि संघ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, यदि आप सहकारी समिति बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब ये सहकारी समिति क्या है और संघ क्या है? तो संघ में आपने देखा होगा कि हमारे भारत में बहुत सारे संगठन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये क्या है? विद्यार्थियों का संघ है। अखिल भारतीय मजदूर संघ, आ रहा समझ में, अखिल भारतीय किसान संघ, और भी तमाम प्रकार के जो संगठन होते हैं, संघ होते हैं, ये किस अनुच्छेद के तहत बनाए जाते हैं? तो अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड ग या सी, इसी के तहत ढेर सारे संगठन बनाए गए हैं। इसके बाद फिर इसी में सहकारी समिति का वर्णन है। सहकारी समिति का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ लोग मिलकर एक समिति का गठन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सहकारी दुग्ध मर्यादित संघ, आ रहा समझ में। ऐसा अगर कोई अपना संघ बनाना चाहता है जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है तो ऐसा संगठन या ऐसी समिति बना सकते हैं, और इसमें हमारी सरकार भी सहयोग करती है। तो ये संशोधन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये अमेंडमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड घ मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? घ मतलब होगा यहाँ पर डी, क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब हो जाता है कि आप हमारे भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आवागमन की स्वतंत्रता है। हमारे भारत के लोगों को भी स्वतंत्रता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर घूम सकते हैं, या फिर जो विदेशी लोग होते हैं तो विदेशी लोग भी हमारे भारत के किसी भी राज्य में आकर घूम फिर सकते हैं। जैसे हमारे भारत में देखा होगा आपने कि बहुत सारे पर्यटक लोग इंडिया में आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो ये किस अनुच्छेद के तहत घूम फिर सकते हैं? तो अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड घ या डी, इसी के तहत घूम फिर सकते हैं, आ रहा समझ में। इसी को आवागमन की स्वतंत्रता कहा जाता है। इसके बाद फिर देखिए अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड इंग,
मतलब क्या हो जाएगा ये ई, इसको क्या कह सकते हैं आप, इसको ई भी आप कह सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें भारत के किसी भी क्षेत्र में वास जाने की स्वतंत्रता या निवास करने की स्वतंत्रता। यदि आपको लगता है कि हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। आ रहा समझ में। पहले 2019 से पहले हमारे भारत में जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था, लेकिन 2019 में अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है और जो अनुच्छेद 370 है उसे हटा दिया गया है। तो अब यदि भारत का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में भी जाकर रहना चाहता है तो वह रह सकता है, निवास करना चाहता है निवास कर सकता है। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आ जाता है कि अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड 6। तो 6 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा जी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पसंद का कोई व्यापार करना चाहता है तो वह कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, कोई भी व्यक्ति अपने पसंद का यदि कोई व्यापार करना चाहता है तो कर सकता है, जिससे उसका परिवार को आय प्राप्त होती हो, जिससे उसका जीवन चलता है। आ रहा समझ में। तो कोई भी व्यापार व्यक्ति कर सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड 6। 6 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा एफ। तो पहले ये हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार में था, लेकिन इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अब इसे विधिक अधिकार की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। तो कब इसको मूल अधिकारी की श्रेणी से यहाँ से हटाकर इसको विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। ये अमेंडमेंट आपको पिछली क्लास में भी आपको मैं बता चुका हूँ। यह है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ठीक है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अब संपत्ति का मूल अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, अब यह क्या रहेगा विधिक अधिकार। और इसे कहाँ पर रखा गया है तो आपको याद रखना होगा, तो संविधान के अनुच्छेद 300 के खंड क में इसे विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। तो अब किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी संपत्ति अब मूल अधिकार नहीं है, अब क्या है उसका विधिक अधिकार है। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि जब संपत्ति व्यक्ति का मूल अधिकार होता है, ठीक है, तो जैसे जमीन है, दुकान है, मकान है, अब खेत होते थे किसानों के, तो किसानों के लिए उनके खेत उनकी संपत्ति होती थी। अब मान लीजिए कि सरकार को सड़क बनाना है, नहर बनाना है या फिर रेलवे ट्रैक बनाना है, तो फिर सरकार कहाँ पर बनाएगी, कहीं ना कहीं ज़मीन पर बनाना पड़ेगा। अब ज़मीन पर बनाएगी कि सरकार, तो कहीं ना कहीं किसान की ज़मीन आ जाती थी, खेत आ जाते थे। तो किसान क्या करता था, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आ जाता था। क्यों, क्योंकि मूल अधिकार का यदि उल्लंघन सरकार करती है तो व्यक्ति सीधे कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो फिर किसान क्या करते थे, सुप्रीम कोर्ट जाते थे और स्टे लेकर आ जाते थे, जिससे सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। इसी कारण फिर इस संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अब इसे विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। और अब हमारी सरकार कहीं पर भी सड़क का निर्माण कर सकती है, नहरों का निर्माण कर सकती है, रोड का निर्माण कर सकती है, या फिर जो रेलवे ट्रैक होता है उसका निर्माण कर सकती है। इसके अलावा और अगर कोई कल्याणकारी संस्थान की स्थापना करना चाहती है और सरकार अगर किसी किसान की ज़मीन लेना चाहती है तो सरकार उसको उसका मुआवजा दे देगी और वह ज़मीन उस किसान से या उस व्यक्ति से ले सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब इसके बाद देखिए अगला, अब आगे देखिए इसमें कि जो अनुच्छेद 19 होता है, तो ये तो बताई मैंने आपको इसके 6 स्वतंत्रता के बारे में। अब ये जो 6 स्वतंत्रताएं होती है इन पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है, इन पर भी रोक लगाई जाती है। तो उचित ढंग से इस पर कब कब कैसे कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो देखिए इसमें तो जो अनुच्छेद 19 का खंड 2 होता है, तो अनुच्छेद 19 के खंड 2 से लेकर 19 के खंड 6 तक इसमें कुछ उचित प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रतिबंध होते हैं। तो पहला देखिए, इसमें पहला प्रतिबंध होता है कि अनुच्छेद 19 के खंड 2, ठीक है, तो अनुच्छेद 19 का खंड 2, अब इसमें क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 19 के खंड 2 में 19 के खंड 1 का उपखंड क पर कुछ लगाए गए प्रतिबंध है। मतलब जो अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड क है, जिसमें वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो अनुच्छेद है इसमें किसका प्रावधान है,
तो इसमें वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसमें? अनुच्छेद 19 के खंड 1 का उपखंड क या ए, इसमें लिखा हुआ है आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, मतलब वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है। लेकिन आप किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप किसी व्यक्ति को गलत शब्द नहीं बोल सकते, आप किसी व्यक्ति को गाली नहीं दे सकते, आ रहा समझ में? आप किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकते, ये इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये प्रावधान कहाँ पर है? अनुच्छेद 19 के खंड 2 में ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। किस पर प्रतिबंध लगाया गया है? ये वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसमें तो किस किस प्रकार से इसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो पहला देखिए इसमें भारत की सुरक्षा और संप्रभुता। अगर आपके बोलने से हमारे भारत की सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा हो तो आपको उस पर रोका जाएगा, आपके बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके बाद फिर न्यायालय की अवमानना यदि आप करते हैं, अगर न्यायालय का कोई आदेश है और आप उस आदेश को मानने से इनकार करते हैं, मतलब आप बोलेंगे कि हम नहीं मानेंगे, तो यहाँ पर यह प्रतिबंधित है। इसके बाद फिर मानहानि, अगर आपके बोलने से किसी का अपमान होता है, ठीक है, तो आपका बोलना गलत है, आपको रोका जाएगा, आपको प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके बाद में विदेशी राज्यों के साथ अगर मैत्रीपूर्ण संबंध आपके बोलने से खराब हो रहे हैं तो आपको बोलने से रोका जाएगा, आपके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें शिष्टाचार एवं सदाचार। तो आपको बोलना है परंतु शिष्टता का व्यवहार करते हुए, आपको शिष्टाचार को बढ़ावा देना है, आपको अच्छे व्यवहार करना है। अगर आपके बोलने से किसी के व्यवहार पर कोई इफेक्ट पड़ रहा हो तो आपको रोका जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में आपके बोलने से अगर अपराध को बढ़ावा मिल रहा है तो आपको बोलने से रोका जाएगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अब अगला देखिए, इसमें अगला जाता है 19 का खंड 4। तो अनुच्छेद 19 के खंड 4 अब ये किस पर रोक लगाता है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद 19 के खंड 1 का उपखंड ख। अब इस ख में क्या लिखा हुआ है? तो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि शांतिपूर्ण सम्मेलन या शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन आयोजित करने का अधिकार आपको दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 19 के खंड 1 का उपखंड ख मतलब बी में ये प्रावधान किया गया है। अब वहां पर भी ये अनुच्छेद 19 का खंड 4 ये उस पर रोक लगाता है, ये उचित प्रतिबंध उस पर लगाता है। कब? देखिए इसमें पहला, आप किसी भी सम्मेलन का आयोजन करते हैं शांतिपूर्वक, ठीक है, बिना हथियारों के, लेकिन आप सांप्रदायिक भाषण नहीं दे सकते, आप उकसा नहीं सकते किसी को। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं और उसमें सांप्रदायिक भाषण दिए जाते हैं, लोगों को उकसाया जाता है। तो इस प्रकार का कोई सम्मेलन नहीं किया जा सकता, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ प्रतिबंधों का वर्णन है। पहला, आपके सम्मेलन करने से, आपके सम्मेलन का आयोजन करने से अगर हमारे भारत की संप्रभुता खतरे में हो या अखंडता खतरे में हो तो आपको सम्मेलन आयोजित करने से रोका जाएगा। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर दूसरा हो जाता है, यदि आपके सम्मेलन से, यदि आपके सम्मेलन का आयोजन करने से लोक व्यवस्था भंग होती है तो वहां पर भी आपको रोका जाएगा, आपके सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 19 के खंड 6, इसके द्वारा भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। किस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं? तो अनुच्छेद 19 के खंड 1 का उपखंड 6। अब इसमें क्या लिखा है? तो इसमें 6 में व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो अनुच्छेद 19 के खंड 1 का उपखंड 6 मतलब यहां पर हो जाएगा ये जी। आ रहा समझ में? तो जो अनुच्छेद जी होता है इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब आप ऐसा व्यापार नहीं करेंगे जो नीति के खिलाफ हो, सरकार के नियमों के विरुद्ध हो, ऐसा कोई व्यापार आप नहीं करेंगे। अगर आप गलत व्यापार करते हैं, जैसे तस्करी करते हैं, या फिर आपने देखा होगा आपने कई बार कि जैसे मनुष्य को या इंसानों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, इस प्रकार का कोई गलत व्यापार आप नहीं करेंगे। आप नशीले पदार्थों का व्यापार नहीं करेंगे, इनकी तस्करी नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो इस पर रोक लगाई जाती है और इसमें फिर सजा का प्रावधान भी होता है। आ रहा समझ में? अगर आप उचित व्यापार करते हैं तो सरकार इसके लिए परमिशन देती है। आपने देखा होगा कोई कपड़े का व्यापार करता है, करो, सरकार मना करती है क्या?
नहीं। लेकिन आप अगर ये सोचे कि मैं तो इधर से उधर बंदूकें ले जाकर बेचूं तो ये गलत है। आ रहा समझ में? अगर आप ये सोचें कि मैं तो जो मादक पदार्थ हैं या जो नशीले पदार्थ हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचूं, जैसे होता है हमारे भारत में, कई बार आपने देखा होगा कुछ नशीले पदार्थ पकड़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हीरोइन एक नशीला पदार्थ होता है, स्मैक होता है। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार के जो नशीले द्रव्य होते हैं, अगर आप इनको बेचते हुए पाए जाते हैं तो आपको फिर सजा का प्रावधान है, आपको सजा दी जाएगी। तो अगर ऐसा कोई गलत व्यापार आप करते हैं तो इस पर रोक लगाई जाती है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद लगाता है? तो आपको ध्यान रखना होगा, अनुच्छेद 19 का खंड 6 ये प्रतिबंध लगाता है। आ रहा समझ में? तो कौन कौन से प्रतिबंध लगाता है देखिए इसमें। पहला, अगर आप किसी वृत्ति या मतलब व्यापार के लिए तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करना, ठीक है। तो जो आप व्यापार कर रहे हैं अगर आप उसको गलत तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं तो आपको वहाँ पर रोका जाता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि यदि नागरिकों को व्यापार या व्यवसाय से पूर्णतः या अंशतः इसलिए मना किया जाता है क्योंकि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार नियंत्रण करने के पक्ष में हो, तो आप पर प्रतिबंध लगाया जाएगा या आपको रोका जाएगा। इसके बाद फिर अगर आप ऐसा कोई व्यापार करते हैं जो अनैतिक है, अनैतिक व्यापार कैसा, जैसा आपने देखा होगा कई बार महिलाओं को बेचा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, इसके बाद उनको खतरनाक कार्यों में लगाया जाता है जिनसे उनकी जान को खतरा होता है। तो इस प्रकार का अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपको रोका जाएगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला आ जाता है अनुच्छेद 19 का खंड 4। अब अनुच्छेद 19 का खंड 4 ये भी प्रतिबंध लगाता है। तो किस पर प्रतिबंध लगाता है? तो जो अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड ग है इस पर प्रतिबंध लगाता है। आ रहा समझ में? तो इसमें कैसे प्रतिबंध लगाता है? जैसे लोक व्यवस्था। अब पहली बात तो ये कि यहाँ पर ये अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड ग, ये इसमें लिखा क्या है? तो इसमें है संघ बनाने का अधिकार। आ रहा समझ में? आपको संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। अब आप ऐसा कोई संगठन नहीं बना सकते, आप ऐसा कोई संघ नहीं बना सकते जिससे हमारे भारत में लोक व्यवस्था भंग होती है। मतलब हमारी सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही है अगर वह व्यवस्था भंग होती है तो आपको इस पर रोका जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो आपके संगठन से, जैसे आपने देखा होगा हमारे भारत में कुछ आतंकी संगठन एक्टिव है, ठीक है। तो इन आतंकी संगठनों को हमारी सरकार रोकती है कि नहीं रोकती है? आ रहा समझ में? हमारे भारत में अगर कोई ऐसा कोई संगठन है जो अराजकता को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा कोई संगठन है जो हमारी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो, हमारे भारत के खिलाफ में षड्यंत्र रच रहा हो, तो ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर ऐसे संगठनों से, ऐसे संघों से हमारे भारत की संप्रभुता अखंडता अगर खतरे में होती है तो इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है अनुच्छेद 19 का खंड 5, और इसमें किस पर रोक लगाई जाएगी इसके द्वारा? तो इसके द्वारा अनुच्छेद 19 के खंड का अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड घ। अब घ से मतलब यहाँ पर क्या है? डी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी। और इसके बाद में अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड इया का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ई। तो इन पर भी रोक लगाई जाती है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये डी का मतलब क्या हो जाएगा? तो डी का मतलब हो जाता है यहाँ पर घूमने की स्वतंत्रता या आवागमन की स्वतंत्रता। इसके बाद फिर इया में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें निवास करने की स्वतंत्रता ये लिखा हुआ है। आ रहा समझ में? अब इसमें हम देखते हैं कि इस पर भी कुछ आधारों पर रोक लगाई जाती है। जैसे अगर साधारण जनता के हित में नहीं है तो आपको रोका जाएगा आपके निवास करने से, आपके घूमने फिरने से। अगर साधारण जनता का हित नहीं हो पा रहा है या साधारण जनता के हित में नहीं है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखिए अगला आ जाता है कि किसी अनुसूचित जाति या जनजाति हितों के संरक्षण की अगर बात हो तो आपको वहां पर रोका जाएगा। इसके बाद फिर अब देखिए यहाँ पर अगला अनुच्छेद आ जाता है 20। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 19 था ये समाप्त हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है?
किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है, किस अनुच्छेद में सूचना के अधिकार का वर्णन है, ये सभी आपको ध्यान रखना होगा। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में किसका वर्णन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, ठीक है, और अगर उसको दोषी सिद्ध करार दिया जाता है तो उस संबंध में भी हमारा संविधान उसे संरक्षण प्रदान करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उस समय भी हमारा संविधान उसको सुरक्षा देता है, उसको भी कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आ रहा समझ में। अब देखिए इसमें कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो ऐसा इसलिए है ताकि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको राज्य के द्वारा मनमाने तरीके से दंडित न किया जा सके, और मनमाने तरीके से दंडित करने के लिए, रोकने के लिए ही ये प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। और जो भी दोषी होता है उसे उस दंड से बचाने के लिए उसे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं हमारे भारतीय संविधान की ओर से, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तब भी उसे हमारा संविधान उसको कुछ अधिकार प्रदान करते हैं जो उसके मौलिक अधिकार हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है इसके, तो इसके 3 भाग होते हैं अनुच्छेद 20 के। तो अनुच्छेद 20 के 3 भाग में पहला भाग देखिए इसका अनुच्छेद 20 का खंड 1। अनुच्छेद 20 के खंड 1 में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा है भूत लक्ष्य दांडिक विधियों से संरक्षण या घटना के पश्चात विधान का प्रतिषेध। सरल भाषा में इसको आप याद रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उस समय जो कानून था, जो विधि थी, उसी विधि उसी कानून के तहत उसे सजा दी जाएगी, दंड दिया जाएगा, न तो पहले वाले कानून के तहत और न ही बाद वाले कानून के तहत। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, जैसे मान लीजिए कि आज अगर कोई अपराध कर रहा है, अब हो सकता है कि आने वाले समय में कोई दूसरा कानून बन जाए, तो उस समय व्यक्ति ने जिस दिन जो अपराध किया है और उस समय जो कानून था उसी कानून के तहत उसे सजा दी जाएगी, न कि जो बाद में बना है कानून उसके तहत। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है दूसरा अनुच्छेद 20 का खंड 2। अब अनुच्छेद 20 के खंड 2 में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा है दोहरे दंड से संरक्षण। अब दोहरे दंड से संरक्षण इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। अगर अपराध किसी व्यक्ति ने किया है तो एक बार अपराध किया तो उसको एक ही बार सजा मिलेगी, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा उसको नहीं दी जाएगी। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे एक अंधा कानून फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, ठीक है, तो अमिताभ बच्चन को उस समय झूठे केस में फंसाया जाता है, जबकि अमिताभ बच्चन ने अमरीश पुरी को नहीं मारा था। जबकि उस समय हम देखते हैं कि जो अमरीश पुरी ने गद्दार का रोल किया था, तो अमरीश पुरी ने या अमरीश पुरी के जो लोग थे उन्होंने अमिताभ बच्चन पर केस किया कि इन्होंने अमरीश पुरी को मार दिया है, ठीक है। अब अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति को नहीं मारा है, लेकिन फिर भी कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं होती है और उनको झूठे केस में, झूठे आरोप में इनको फंसाया जाता है, अमिताभ बच्चन को, और इनको सजा हो जाती है, ठीक है। अब अमिताभ बच्चन को तो पता था कि मैंने अमरीश पुरी को नहीं मारा है, लेकिन फिर भी उन्हें झूठे केस में उनको सजा दे दी जाती है। तो कुछ समय अमिताभ बच्चन जेल में रहते हैं और उसके बाद जेल से बाहर आ जाते हैं। जब अमिताभ बच्चन जेल से बाहर आए तो फिर उन्होंने देखा कि यार अमरीश पुरी किधर है, तो अमरीश पुरी को उन्होंने मार दिया। फिर उस समय उनकी हत्या की, किसकी, अमरीश पुरी की। किसने मार दिया, अमिताभ बच्चन ने। फिर इनको कोर्ट में पेश किया जाता है, तो जब इनको कोर्ट में पेश किया जाता है तब अमिताभ बच्चन गवाही देते हैं कि जज साहब, जब मैंने उस व्यक्ति को नहीं मारा था तो मुझे झूठे केस में सजा दी गई थी, और अब वास्तव में मैं उस व्यक्ति को मारकर आया हूँ, उसका मर्डर करके आया हूँ, और अब आप मुझे दोबारा उसी केस में सजा नहीं दे सकते, उसी अपराध में आप मुझे दूसरी बार सजा नहीं दे सकते, क्योंकि आपके कानून में, आपके संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड 2 में ऐसा लिखा हुआ है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला आ जाता है
अगला अनुच्छेद आ जाता है इसमें अनुच्छेद 20 का खंड 3। इसमें लिखा हुआ है कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको खुद के खिलाफ में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? कई बार क्या होता है कि जैसे कोई दोषी है, अब पुलिस वाले उसको धमकाते हैं कि तू तेरे खिलाफ में बोलना, तो ऐसा नहीं कर सकता। आ रहा समझ में? ये उसका मूल अधिकार है कि जो व्यक्ति दोषी है या जो व्यक्ति अपराधी है, ठीक है, तो जो भी व्यक्ति अपराधी है उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता कि आप अपने खुद के खिलाफ में कोर्ट में गवाही देना। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये अनुच्छेद 20 भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला अनुच्छेद आ जाता है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आ रहा समझ में? अब यहाँ पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हो जाता है? तो कोई भी व्यक्ति जो भी भारत का नागरिक है इसको जीवन जीने का अधिकार है। इसके बाद में अपने पसंद का अगर वो कोई भी अगर अपने देह के माध्यम से जीविकोपार्जन करना चाहता है तो वह कर सकता है, उसे नहीं रोका जाएगा। लेकिन जो अनैतिक कार्य है उसको छोड़कर ध्यान रहे। आ रहा समझ में? तो हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार है, और अपने देह के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से अगर वो कोई आय प्राप्त करना चाहता है तो कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत में कुछ सिंगर होते हैं, मतलब गायक कलाकार होते हैं, कुछ डांसर होते हैं। आ रहा समझ में? तो ये सब अपना जीवन जी रहे हैं। तो कुछ लोग गाना गाकर अपना जीवन चला रहे हैं, कुछ लोग डांस करके जीवन चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता दी गई है। कुछ लोग पढ़ा लिखा कर अपना जीवन चला रहे हैं, तो कुछ लोग पुस्तकें लिखते हैं उससे अपना जीवन चला रहे हैं। आ रहा समझ में? तो ये सभी का प्रावधान कहाँ पर है? संविधान के अनुच्छेद 21 में ये किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और उसके दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा ही या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी के अनुसार वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। आ रहा समझ में? अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करेगा तो हमारे संविधान में जो प्रावधान है तो उसी के तहत उसे उसकी जीविकापार्जन से या और भी जो गलत कार्य कर रहा है तो उसको वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। आ रहा समझ में? तो जब तक कोई व्यक्ति संविधान का उल्लंघन नहीं करेगा तब तक हमारी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। आ रहा समझ में? तो सबको जीवन जीने का अधिकार है, सब स्वतंत्र होकर जीवन जिए, सब अपनी इच्छा के अनुसार जीविकोपार्जन को बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब जिससे उनका जीवन चल रहा है वैसा कार्य वे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण मैंने आपको दिया कि जैसे कुछ लोग पढ़ा लिखा कर जीवन चला रहे हैं, कुछ लोग पुस्तकें लिखते हैं उससे जीवन चला रहे हैं, कुछ लोग सिंगर है तो कुछ लोग डांसर हैं। ये सभी का प्रावधान इसमें किया गया है। अब इसके बाद देखिए इसमें जो अनुच्छेद 21 होता है तो इसमें एक मामला आता है। तो ये कब की बात है? तो 1950 की बात है। तो एक केस था जिसका नाम था A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। यह मामला आया था 1950 में, 1950 में यह मामला आता है। और अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक ही सीमित रखा गया था। ये 1950 की बात है। तो 1950 में न्यायालय ने यह डिसीजन दिया कि यहाँ पर अनुच्छेद 21 का मतलब क्या है? तो बोले कि अनुच्छेद 21 का मतलब है कि जीवित रहने का अधिकार, बस यही तक इसको सीमित रखा गया था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? तो बाद में एक मामला आया 1978 में, 1978 की बात है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला आता है, 1978 की बात है। मेनका गांधी कौन है? तो वरुण गांधी की माँ है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 1978 में एक मामला आता है और इसमें कहा जाता है कि अनुच्छेद 21 को उन्होंने, हमारे न्यायालय ने और इसको बढ़ावा दिया और इसको विस्तृत किया, और विस्तृत करते हुए इसको व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक ही नहीं बल्कि मनुष्य को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार भी उसको दिया गया। तो जो भी मनुष्य है उसको प्रतिष्ठापूर्वक गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। जबकि इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले जो मामला था कोर्ट में आया था 1950 में, इसमें तो सिर्फ क्या बताया था कि अनुच्छेद 21 का मतलब जीवित रहने का अधिकार, बस यहीं तक इसको सीमित रखा था। लेकिन जब मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला 1978 में आया तो इसमें कहा गया कि ठीक है, जिंदा रहने का अधिकार तो है, जीवित रहने का अधिकार तो व्यक्ति को प्राप्त है ही, लेकिन उसको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। तो
तो ये वर्णन किस में किया जाता है, अनुच्छेद 21 में किया गया था, और ये मामला 1978 में आया था, तब की बात है ये। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, तो मेनका गांधी को अमेरिका जाना था और वहाँ पर इनकी किताबें चलती हैं और इनको किसी उद्घाटन में जाना था, लेकिन इनको वहाँ जाने से रोका जाता है। तो फिर यह मामला कोर्ट में पहुँचा और उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय, मेरी किताबें वहाँ पर चलती है जिससे मुझे आय प्राप्त होती है और मुझे रोका जा रहा है, आ रहा समझ में, और वहाँ पर मुझे सम्मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये डिसीजन दिया था कि हर व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है, और हर व्यक्ति को अगर किसी कार्य से आय प्राप्त हो रही है, अगर उससे उसका जीवन चल रहा है, अगर उसका परिवार उससे चल रहा है, तो उसे उसको नहीं रोका जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर इसी में अगला आ जाता है कि गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि अनुच्छेद 21 में ये सब शामिल किए गए थे। ये उसी समय की बात है, 1978 की बात। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर देखिए आगे अगला आ जाता है, उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी के मामले में अपने फैसलों को दूसरी बार फिर स्थापित किया, और इसमें अनुच्छेद 21 में लगभग 35 अधिकारों से ज़्यादा की घोषणा कर दी। फिर किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। तो ये जो मेनका गांधी का मामला आया था, उसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको दूसरी बार उसने फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा अनुच्छेद 21 में इसमें लगभग 35 प्रकार के अधिकारों की घोषणा सुप्रीम कोर्ट ने की थी। इनमें से कुछ अधिकार मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर, जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार, तो हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन सम्मानपूर्वक, प्रतिष्ठा के साथ, इज्जत के साथ, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है व्यक्ति को, और किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा इससे। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में अगला है कि स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल, इसके बाद स्वच्छ वायु, इसमें जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत सरकार ने 2010 में हरित न्यायाधिकरण का गठन किया है। तो ये इसी अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जीवन रक्षा का अधिकार, तो हर व्यक्ति को अपना जीवन सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है निजता का अधिकार, तो निजता का अधिकार या राइट ऑफ प्राइवेसी, तो राइट ऑफ प्राइवेसी या फिर निजता का अधिकार, ये भी किस में शामिल है, तो अनुच्छेद 21 में ही शामिल किया गया है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लगभग 35 अधिकारों की घोषणा की थी, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट अधिकार मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद फिर अगला जाता है आश्रय का अधिकार, मतलब सहारा प्राप्त करने का अधिकार। इसके बाद फिर स्वस्थ रहने का अधिकार, तो हर व्यक्ति को स्वास्थ्य या उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे या उसकी हेल्थ ठीक रहे, इसका अधिकार सभी को दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन कुछ हमने यहाँ पर आपको बताए हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो निजता का अधिकार है ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 21 में। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आ जाता है अनुच्छेद 21 का खंड क। अब अनुच्छेद 21 का खंड क या ए, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो पहले यह मौलिक अधिकार इसमें नहीं था। याद रखें फ्रेंड, आप एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो राइट टू एजुकेशन ये मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का, और संविधान के अनुच्छेद 21 के खंड ए में या 21 के खंड क में इसे शामिल किया गया है। तो जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, इन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, और यह निःशुल्क शिक्षा प्रदान कौन करेगा, तो राज्य करेगा, ये राज्य का दायित्व होगा। आ रहा समझ में। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, ये तो बच्चों का मौलिक अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया बच्चों का, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का। लेकिन जो माता पिता है, अभिभावक हैं, उनके लिए कर्तव्य बना दिया गया। आ रहा समझ में, कि अगर किसी घर में 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है और उनके माता पिता या अभिभावक जो भी है, उनका कर्तव्य है कि उन बच्चों को स्कूल भेजे। आ रहा समझ में। तो उधर माता पिता का, अभिभावक
आपका कर्तव्य बना दिया, जो कि मूल कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और यहाँ पर ये मौलिक अधिकार इसमें जोड़ दिया जाता है। तो ये कब इसमें जोड़ा गया था, तो आपको ध्यान रखना होगा, एक संविधान संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत ये मूल अधिकार इसमें जोड़ा जाता है और उधर मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुच्छेद 21 और 21 का खंड ए समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 22। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसका मतलब हो जाता है अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उससे संबंधित भी हमारा संविधान उसे कुछ सुरक्षा प्रदान करता है, और अगर किसी व्यक्ति को रोका मतलब बंदी बनाया जाता है तो उस समय भी हमारा संविधान कुछ अधिकार प्रदान करता है, उनके कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए इसमें अनुच्छेद 22 में, तो जो अनुच्छेद 22 होता है इसको दो भागों में बांटा जाता है, अनुच्छेद 22 का खंड 1 और अनुच्छेद 22 का खंड 2, ऐसे दो पार्ट में इसे बांटा गया है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो अनुच्छेद 22 है, तो इसका मतलब इसमें यह हो जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ये ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति है अगर उसे पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों कर रही है, पहला। दूसरा ये कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है तो उसे 24 घंटे के अंदर जो दंडाधिकारी है उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अब ये जो 24 घंटे हैं, तो इन 24 घंटों में अगर मान लीजिए कोई अवकाश आ गया, छुट्टी आ गई, या फिर जो आने जाने का समय है, यात्रा में जो समय लग रहा है, यह इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है अगर वह व्यक्ति अपने पसंद के किसी वकील से सलाह लेना चाहता है तो वह सलाह ले सकता है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ये है अनुच्छेद 22 का खंड 1। अब इसके बाद में अनुच्छेद 22 का खंड 2, ये क्या कहता है ये देखिए, जिसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 22 के खंड 2 में कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, ठीक है, तो उसको भी कुछ मूल अधिकार हमारा भारतीय संविधान प्रदान करता है। और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 22 के खंड 4 और अनुच्छेद 22 के खंड 7 के तहत उन्हें कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। और इसमें क्या होगा कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो वह व्यक्ति भी अपनी मतलब सहायता जो वकील होता है तो वकील से सलाह ले सकता है। ये हमारा संविधान उसे मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जिस व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो वह भी अगर चाहे तो अपने किसी पसंद के वकील से सलाह ले सकता है, या और सहायता लेना चाहता है तो वह उसे सहायता दी जाएगी। आ रहा समझ में, तो जो वकील होगा तो वकील उसकी सहायता करेगा। किसकी सहायता करेगा, जिसको बंदी बनाया गया उसकी। तो किस प्रकार की सहायता करेगा वकील, तो वकील उसका फिर केस लड़ेगा। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये होता है अनुच्छेद 22। तो आपने कई बार देखा होगा कि जैसे किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया गया है, बंदी बना लिया गया है, तो उसकी जमानत कराने के लिए अपन वकील को करते हैं कि नहीं, और वकील फिर उसके तरफ से जाता है और थाने में उसकी जमानत करवाता है, होता है ऐसा। तो ये दो प्रकार से इसका प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एक तो बंदी बनाने से पहले और एक बंदी बनाने के बाद में, ये दो प्रकार के प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर यह अनुच्छेद 22 खत्म हो जाता है और इसी के साथ हमारे स्वतंत्रता का अधिकार भी समाप्त हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसी से संबंधित कुछ अधिनियम बनाए गए हैं। इन अधिनियमों के बारे में आपको याद रखना होगा, जैसे आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा, ये 1971 में बनाया गया था। और इसके बाद फिर जो आतंकवादी संबंधी कोई गतिविधि होती है तो इससे संबंधित एक अधिनियम बनाया जाता है जिसका नाम है आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम, जिसको हम टाडा कहते हैं, 1981 में से बनाया जाता है। फिर इसके बाद में आतंकवाद निवारक अधिनियम, जिसको पोटा कहते हैं, 2002 आदि ऐसे कुछ अधिनियम बनाए गए हैं जो नज़रबंदी के तहत आते हैं। आ रहा समझ में, अगर इस प्रकार का कोई मामला होता है तो जो कोई भी गंभीर अपराधी होता है तो उस पर इस प्रकार की धाराएं लगाकर ये इन अधिनियमों के तहत उसे बंदी बनाया जाता है और फिर जो भी इसके लिए सज़ा का प्रावधान होता है वह सज़ा इसमें दी जाती है। इसके बाद फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में इनके माध्यम से जो गिरफ्तार किया जाता है जिस व्यक्ति को,
तो 3 माह से अधिक रखने के लिए एक सलाहकार बोर्ड होता है, उसकी सिफारिश उसमें ज़रूरी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और फिर ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे, अगला एक संशोधन होता है जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसमें यह प्रावधान किया जाता है कि निरोध की अधिकतम अवधि 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी गई है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अब ये जो निरोध होता है तो इसमें अपन देखते हैं कि इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है निवारक निरोध और दूसरा हो जाता है दंडात्मक निरोध। अब यहाँ पर निवारक निरोध का मतलब क्या हो जाएगा? तो निवारक निरोध का मतलब हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करने की कोशिश कर रहा है तो उसको अपराध करने से पहले रोकना, अपराध करने से पहले उसे गिरफ्तार करना, इसे कहते हैं निवारक निरोध। और इसका उद्देश्य यह होता है कि कानून व्यवस्था को क्षति न पहुँचे, कानून व्यवस्था को क्षति से बचाना है और अपराध को रोकना है, ये होता है निवारक निरोध। फिर दूसरा हो जाता है दंडात्मक निरोध। दंडात्मक निरोध का मतलब क्या हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपराध कर चुका होता है तो अपराध के बाद उसको कारावास में बंद किया जाता है, तो इसे कहते हैं दंडात्मक निरोध। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, इसमें अगला मौलिक अधिकार आ जाता है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? तो इसमें 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब अनुच्छेद 23 में क्या लिखा है ये देखिए इसमें। तो अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है 23 में कि मानव के दुर्व्यापार और बेगार बलाश्रम का प्रतिषेध किया जाता है। इसका मतलब हो जाएगा कि मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि अब मनुष्य को न तो खरीदा जाएगा और न ही बेचा जाएगा। बेगार मतलब बेरोजगारी का, और बलात् मतलब उससे ज़बरदस्ती कोई कार्य नहीं किया जाएगा, करवाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, मजबूर है, ठीक है, तो उससे ज़बरदस्ती कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो इसका प्रतिषेध किया जाता है। मतलब ये जो अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसमें हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, तो अगर आप किसी का शोषण कर रहे हैं तो शोषण से रोकना है। आ रहा समझ में? जो शोषक होता है तो उसको रोकना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें किसका प्रावधान है? तो एक तो गलत व्यापार नहीं होगा मानव का, मतलब ना तो खरीदा जाएगा और न ही बेचा जाएगा। पहले ऐसा होता था हमारे भारत में, जब मुगलों का शासन था तो गुलाम रखे जाते थे, तो वह गुलाम जैसी परंपरा अब न चले। पहले लोगों को खरीदा जाता था, उसको गुलाम बनाकर रखा जाता था, और जो भी शासक होगा तो वह अपनी इच्छा के अनुसार उससे कार्य करवाता था। तो अब इस प्रकार का गुलाम किसी व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में 23 में अभी लिख दिया गया है। आ रहा समझ में कि मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध किया जाता है, इस पर रोक लगाई गई है। बेगार मतलब अगर कोई मजबूर व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति है, तो बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, तो उससे कोई जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके भी 2 भाग हो जाते हैं। फिर इसके 2 भाग कौन कौन से हो जाते हैं? तो देखिए, इसमें पहला हो जाता है अनुच्छेद 23 का खंड 1। अब इसमें क्या लिखा है? तो इसमें यह लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मनुष्य को या किसी मानव को खरीदता है, बेचता है, और अगर कोई व्यक्ति मजबूर है और आप उससे ज़बरदस्ती कार्य करवाते हैं, ठीक है, तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 23 में खंड 1 में लिखा है कि अगर किसी मजबूर व्यक्ति से आप ज़बरदस्ती उससे कार्य करवा रहे हैं, कि आप मनुष्य को खरीदते हैं, बेचते हैं, गलत व्यापार करते हैं, तो ये क्या होगा? अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा, और ऐसा व्यक्ति जो इस कार्य को अंजाम दे रहा है उसे दंडित किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये लिखा है अनुच्छेद 23 के खंड 1 में। इसके बाद फिर अगला जाता है अनुच्छेद 23 का खंड 2। इसमें क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है कि हमारी सरकार कोई भी सार्वजनिक कार्य करती है तो सार्वजनिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अगर कोई कार्य करना चाहती है तो कर सकती है, और इसका लाभ फिर सभी को होगा। ऐसा नहीं है कि एक धर्म के लिए बना दिया और दूसरे धर्म को उसका लाभ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। अगर हमारी सरकार कोई भी सार्वजनिक कार्य कर रही है, सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्य से अगर कोई कार्य करेगी, तो इसमें संविधान की तरफ से कोई मनाही नहीं है। और जब ऐसी सेवा अगर सरकार करना चाहती है तो धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव सरकार नहीं करेगी।
ये अनुच्छेद 23 के खंड 2 में ऐसा लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मानव का यहाँ पर दुर्व्यापार से मतलब क्या हो जाता है। तो मानव के दुर्व्यापार से मतलब है कि जैसे पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, इनको वस्तु के समान ना तो खरीदा जाए और नहीं बेचा जाए। इस पर रोक लगाने के लिए ये प्रावधान संविधान में किया गया है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, जैसे महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार किया जाता है। आ रहा समझ में? कई बार आपने देखा हो जैसे बच्चे चोरी हो जाते हैं, कुछ लड़कियां चोरी हो जाती है, तो इनको चोरी करके चोर क्या करते हैं, बेच देते हैं, और बेचने के बाद फिर इनसे अनैतिक गलत तरीके से इनसे व्यापार करवाया जाता है। इसी में वेश्यावृत्ति को भी शामिल किया गया है। तो ये सब क्या है, ये सब अनैतिक कार्य हैं। इनको रोकने के लिए यह अनुच्छेद यहाँ पर लिखा गया है हमारे संविधान में, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसी में देवदासी प्रथा को भी शामिल किया गया है। देवदासी प्रथा का मतलब कि पुराने समय में जो मंदिरों में महिलाओं को रखा जाता था काम करने के लिए, उसको कहते थे देवदासी प्रथा। तो अब देवदासी प्रथा को भी प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसके बाद फिर अब अगला देखिए इसमें कि संसद के द्वारा अनुच्छेद 35 में यह प्रावधान किया गया है। तो हमारा अनुच्छेद 35 संसद को शक्ति प्रदान करता है कि अगर कोई बंधुआ मजदूरी है, मतलब किसी व्यक्ति को बंधुआ बनाकर रखा गया है, तो इससे संबंधित भी हमारी संसद कानून बना सकती है। ठीक है। तो ऐसे 2 कानून बनाए गए हैं। तो कौन कौन से? तो पहला हो जाता है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर दूसरा आ जाता है बंधुआ मजदूरी प्रणाली या बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, 1976। ये 2 अधिनियम हैं जो बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी मजबूर व्यक्ति को या किसी मजदूर व्यक्ति को बंधुआ बनाकर रखा हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इन 2 अधिनियमों के तहत जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने बंधुआ बनाया है उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। तो पहले हमारे भारत में ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब आप किसी को भी बंधुआ बनाकर नहीं रख सकते। उस व्यक्ति की इच्छा है वो आपके यहाँ पर काम करे या ना करे, आप उसको बंधुआ मजदूर बनाकर उससे कार्य नहीं करवा सकते। और अगर आप ऐसा कार्य करवाते हो तो वह गैर कानूनी होगा, आपको सजा दी जाएगी। फिर इसके बाद देखिए अगला देखिए इसमें अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 में लिखा है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। मतलब किसी भी कारखाने में जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं इनसे कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी कारखाने में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करवाया जाएगा 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से जिससे उनकी जान को खतरा हो। ठीक है। वैसे तो बाल श्रमिक प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है। 14 वर्ष के कम उम्र के जो बालक हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, इनसे किसी भी उद्योग में कार्य नहीं करवाया जा सकता। ठीक है। इसमें देखिए फिर आगे, तो 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में या किसी खान में कार्य करवाने के लिए उसे नहीं लगाया जा सकता। और अगर ऐसा किया जाता है तो जिस व्यक्ति ने भी उनको काम पर रखा है बच्चों को, तो उसे फिर सजा दी जाएगी, उसे दंडित किया जाएगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में संसद के द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। आ रहा समझ में? और इसको प्रतिबंधित किया गया है और इसके लिए कानून बनाए गए हैं। तो कौन कौन से कानून हैं? तो पहला आ जाता है कारखाना अधिनियम 1948, 1948। तो 1948 में यह अधिनियम बनाया गया है कि किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है उसको किसी भी कारखाने में कार्य नहीं करवाया जाएगा उससे। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है बागान श्रम अधिनियम 1951। तो ये अधिनियम है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला अधिनियम आ जाता है खान अधिनियम 1952। ठीक है। तो ये सभी अधिनियम क्या करते हैं? ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये उनका मौलिक अधिकार है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, अगला अधिनियम है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम। यह 1986 में पारित किया जाता है। फिर इसके बाद में बाल श्रम अधिनियम या बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। ठीक है। तो ये सभी अधिनियम क्या करते हैं? इन बाल श्रमिकों को कारखानों से मुक्त कराते हैं। ठीक है। उनको स्वतंत्रता दिलाते हैं। ठीक है। अगर बच्चे बचपन में ही किसी कारखाना में काम करने लगेंगे तो उनकी प्रगति कैसे होगी?
आ रहा समझ में। तो वे भी बच्चे भी अपने जीवन में उन्नति करें, इसलिए उनको ये सुरक्षा प्रदान की जाती है हमारे संविधान की ओर से, उनको ये मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब क्या होता है कि कारखाना में तो नहीं लगाए जाते बच्चों को, लेकिन जो होटल होते हैं, इसके अलावा जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं, इनमें बच्चों से ज़्यादा काम करवाया जाता है। तो फिर जब हमारे सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि ठीक है, कारखानों में तो बच्चों से कार्य नहीं करवाया जाता है, लेकिन जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं, इसके बाद होटल होती है, इनमें ज़्यादातर बच्चों से ही काम करवाया जाता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में यह आदेश दिया है कि अब किसी भी होटल में या किसी भी दुकान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य नहीं करवाया जाएगा। आ रहा समझ में। ये आदेश हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और ये बात है 2006 की। अब इसके बाद देखिए, कैलाश सत्यार्थी का नाम इसमें आता है। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था, इन्हें प्राप्त हुआ था। तो इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने एक आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन का नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कैलाश सत्यार्थी ने यह आंदोलन चलाया था बचपन बचाओ। तो इन्होंने यह आंदोलन इसलिए चलाया था क्योंकि कुछ जो ऐसे बच्चे थे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे, इनसे कांच के कारखानों में, इसके बाद कालीन के कारखानों में, जो ईंट के भट्टे होते हैं वहाँ पर, जो पत्थर की खदानें होती है वहाँ पर, इसके बाद में और कुछ उद्योग होते हैं, तो इन बच्चों से मजदूरों के रूप में इनसे कार्य करवाया जा रहा था। आ रहा समझ में। तो ऐसे बच्चों को इन्होंने उन उद्योगों से, उन कारखानों से, या फिर जो ईंट के भट्टे होते हैं, पत्थर की खदानें होती हैं, वहाँ से कई बच्चों को इन्होंने मुक्त करवाया था, उनका बचपन इन्होंने बचाया था। इसलिए इसको कहा जाता है बचपन बचाओ आंदोलन। तो कैलाश सत्यार्थी को इसके लिए 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रहने वाले हैं, जो MPPSC में क्वेश्चन इनसे पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह अनुच्छेद भी समाप्त हो जाता है और इसी के साथ आज का हमारा सेशन भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी IAS अकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।